Hello everyone. So in this video, we will be covering two principles of organization. The first being the unity of command and the second being span of control. Right? So let's start with the first one, which is unity of command. Okay. So unity of command, इसका meaning क्या है? What does it mean? It means that in an organization, an employee should receive orders from one superior only. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर एक एम्प्लॉय को ऑर्डर्स जो हैं एक ही सुपीरियर से मिलने चाहिए. तो एक एम्प्लॉय जो है उसको ऑर्डर देने वाला एक ही पर्सन हो. दिस इज यूनिटी ऑफ कमांड. राइट? ऐसे ना हो कि एक पर्सन है उसको कुछ ऑर्डर्स ये दे रहा है, पर्सन वन दे रहा है, कुछ ऑर्डर्स उसको कोई और दे रहा है, कुछ कोई और दे रहा है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है? एक एम्प्लॉय को एक ही पर्सन जो है, एक ही सुपीरियर जो है वो ऑर्डर्स देगा. राइट? दैट इज सिंगल बॉस फॉर ईच पर्सन. सो ईच पर्सन शुड हैव वन बॉस ओनली, वन एंड वन बॉस ओनली. राइट? Why it is important? Unity of command क्यों जरूरी है? It is essential to avoid any confusion and manipulation. नाउ अगर एक इंसान का, एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस है, सो देयर विल बी नो कन्फ्यूजन कि किसको फॉलो करना है. ही नोज कि एक ही बॉस है, उसी को उसने फॉलो करना है. ठीक है? और मैनिपुलेशन के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे. अगर उसके दो या दो से सपोज तीन या दो से ज़्यादा अगर उसके जो बॉस हैं, तो क्या वो करेगा? कई बार हो सकता है कि एक जो सुपीरियर है वो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दे, दूसरा सुपीरियर जो है वो कुछ और इंस्ट्रक्शंस दे दे, एंड मे बी द इंस्ट्रक्शंस ऑफ बोथ ऑफ दीज सुपीरियर्स कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर. ठीक है? एक दूसरे की हो सकता है कि वो इंस्ट्रक्शंस को कॉन्ट्राडिक्ट करें, काउंटर करें. तो इसलिए इस केस में क्या होगा कि एम्प्लॉय जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं उसकी बात मानूं कि उसकी बात मानूं. सेकेंडली, कई बार हो सकता है कि एम्प्लॉय का खुद का काम करने का मन नहीं है, तो अगर उसका जो बॉस है वो एक से ज़्यादा पर्सन है तो वो मैनिपुलेट कर सकता है कि यार उन्होंने तो ऐसा कहा है, या नहीं नहीं उन्होंने तो ऐसा कहा है, जबकि किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा. ओके? तो मैनिपुलेशन के चांसेस भी हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं अगर यूनिटी ऑफ कमांड ना हो तो. सो देयरफॉर टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन एंड चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन वी हैव यूनिटी ऑफ कमांड. राइट? तो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, इसके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट हैं, जो सबसे ज़्यादा इस पर फोकस करते हैं, जो इसको मानते हैं, ठीक है, इसको सपोर्ट करते हैं, वो कौन है? हेनरी फेयल. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज हेनरी फेयल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इनकी एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, विच इज शुड इट बी वायलेटेड, authority is undermined, discipline is in jeopardy, order disturbed and stability threatened. अब यहाँ पर ये जो इट है किसके लिए रेफर हो रहा है? इट रेफर्स टू यूनिटी ऑफ कमांड. राइट? कि अगर हम प्रिंसिपल ऑफ जो यूनिटी ऑफ कमांड है उसको वायलेट करते हैं, उसको नहीं मानते हैं, जो अथॉरिटी है वो वीक हो जाती है, उसकी पावर जो है कम हो जाती है, इट इज अंडरमाइंड. डिसिप्लिन इज इन जियोपार्डी. जियोपार्डी मीन्स रिस्क पे होता है, डेंजर पे होता है. तो जो डिसिप्लिन होगा ऑर्गेनाइजेशन में, शासन जो होगा वो जियोपार्डी में हो जाएगा. ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा. ऑर्डर यहाँ पे मतलब है सिस्टम. ओके? तो सिस्टम जो होगा, अरेंजमेंट जो है, दैट विल गेट डिस्टर्ब्ड एंड स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल गेट थ्रेटेंड. खतरे में आ जाएगी उस ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी. राइट? यही बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेटमेंट वाज आस्क्ड इन वेरी रिसेंट पेपर, 2019 का पेपर, आई डोंट रिमेंबर इट इज जून और दिसंबर. सेम स्टेटमेंट दी गई है और क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट किस कंसेप्ट के रेफरेंस में बोली गई है. नाउ बिकॉज जो स्टेटमेंट है यहाँ पर इट वर्ड यूज हुआ है, यूनिटी ऑफ कमांड जो है नाम में नहीं है. सो क्वेश्चन वाज आस्क्ड दैट दिस स्टेटमेंट इज गिवन इन रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग. और ऑप्शंस में आपके अलग अलग प्रिंसिपल्स थे, जिसके अंदर यूनिटी ऑफ कमांड भी था, स्पैन ऑफ कंट्रोल भी था, हायरार्की भी था और एक और था. Now most of the students mark that question wrong, mark the answer wrong, और सबने क्या करा? इसको हायरार्की वो कर दिया. So this is how these principles are important. Okay? अभी आप पढ़ रहे हो, आपको easy लग रहा है, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे आपको बाद में याद नहीं रहेगा. ठीक है? ऐसे यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा गया. सो यू शुड रिमेंबर कि ये हेनरी फेल की स्टेटमेंट है एंड दिस स्टेटमेंट वाज मेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इन विद रेफरेंस टू यूनिटी ऑफ कमांड. ओके? रिसेंट क्वेश्चन का यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है. Now, let us have a look at a few definitions of unity of command.
हेनरी फेल के अकॉर्डिंग, इससे पहले जो हेनरी फेल की स्टेटमेंट है ये डेफिनेशन नहीं है, ये डिफाइन नहीं कर रही है, एक सिग्निफिकेंस की स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर आप फॉलो नहीं करोगे, मानोगे नहीं यूनिटी ऑफ कमांड को, तो क्या होगा? तो इट इज शोइंग द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। डेफिनेशन हेनरी फेल ने क्या कहा? डेफिनेशन में उन्होंने कहा दैट फॉर एनी एक्शन व्हाटसोएवर एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। चाहे किसी भी तरीके का एक्शन हो, जो भी एक्शन हो, एक एम्प्लॉय को जो ऑर्डर्स हैं एक ही सुपीरियर से मिलने चाहिए, राइट? दिस वाज द डेफिनेशन गिवन बाय हेनरी फेल। लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड डेफिनेशन व्हिच इज बाय फिफ्नर एंड प्रेस्थस। इन्होंने क्या कहा? द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड रिक्वायर्स दैट एवरी मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड रिपोर्ट टू वन एंड ओनली वन लीडर, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होना चाहिए कि हर मेंबर जो है ऑर्गेनाइजेशन को वो एक ही लीडर को रिपोर्ट करे। तो मतलब वही है जो पहले बताया गया, बस उसका जो उन्होंने तरीका है बदल दिया। ऑर्डर ना बोलकर, ऑर्डर जो ऊपर से आता है ऑर्डर ना बोल के इन्होंने रिपोर्टिंग की तरीके से डेफिनेशन दी है कि हर एक जो एम्प्लॉय है वो एक ही पर्सन को रिपोर्ट करेगा, राइट? नेक्स्ट इज डेफिनेशन बाय डिमॉक एंड डिमॉक। दे सेड a corollary of the chain of command is unity of command, the principle that each employee should have only one boss. Corollary means होता है natural consequence या फिर result, ठीक है। एक अपने आप ही जो बात, मतलब किसी चीज, एक चीज सच है तो ये चीज भी सच होगी ही होगी, दैट इज corollary. सो अ corollary ऑफ चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड इज हायरार्की। तो हायरार्की का एक रिजल्ट, एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है यूनिटी ऑफ कमांड। और ये वो क्या होता है? इट इज द प्रिंसिपल दैट ईच एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस, हर एम्प्लॉय का एक ही बॉस हो। दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड अकॉर्डिंग टू डिमॉक एंड डिमॉक. Right, so these were a few definitions. Now let us have a look at a few arguments against the principle of unity of command. Right, तो हमें पता है जैसे हेनरी फेल ने तो उसको सपोर्ट किया और भी कुछ लोगों ने सपोर्ट किया कि क्यों होना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, लेकिन a few people they said that the principle of unity of command is not correct and they did not support द सेम, राइट? तो उन्होंने क्यों सपोर्ट नहीं किया और किन किन लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया, लेट्स हैव अ लुक. सो द फर्स्ट इज सेक्लर हडसन. सेक्लर हडसन ने कहा दैट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज़ अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट. तो उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट है यूनिटी ऑफ कमांड का ये बहुत ओल्ड है और आज के टाइम में जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्प्लेक्स हैं जो कि बहुत सारे इसमें इंटरलिंकेजेस होती हैं. तो हो सकता है कि एक पर्सन को कुछ ऑर्डर्स जो हैं, सपोज फाइनेंस से रिलेटेड ऑर्डर्स जो हैं एक पर्सन से मिल रहे हों, एक सीनियर से मिल रहे हों, उसी को दूसरे ऑर्डर्स जो हैं सपोज ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड ऑर्डर्स जो हैं वो किसी और सीनियर से मिल रहे हों, पॉलिसी से रिलेटेड जो ऑर्डर्स हैं वो किसी और पर्सन से मिल रहे हों. Right, so Seckler Hudson therefore rejected the concept of unity of command. Right, उसके बाद आते हैं JD Millett. उन्होंने कहा कि unity of command is not correct and he supported dual supervision. तो according to him, according to JD Millett, इन्होंने इनके हिसाब से हर एम्प्लॉय को दो तरीके की सुपरविजन होनी चाहिए. एक होगी टेक्निकल सुपरविजन और एक होगी एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन. तो टेक्निकल सुपरविजन जो स्पेसिफिकली डील करती है उनके काम से, जो वो काम कर रहे हैं और उसकी टेक्निक से. राइट, सपोज कोई साइंटिफिक काम है या फिर कोई सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम है, तो जो टेक्निकल उसकी सुपरविजन होगी कि वो काम से कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक से, जिसका उसका पर्टिकुलर काम है वो. और दूसरी होगी एडमिनिस्ट्रेटिव या जनरल जो एक सुपरविजन होती है वो वाली सुपरविजन. राइट, तो जेडी मिलेट ने कहा कि देयर शुड बी टू टाइप्स ऑफ सुपरविजन. सो ही एडवोकेटेड द कंसेप्ट ऑफ डुअल सुपरविजन. नेक्स्ट इज हर्बर्ट साइमन. सो हर्बर्ट साइमन ने भी यूनिटी ऑफ कमांड के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया एंड अकॉर्डिंग टू हिम यूनिटी ऑफ कमांड कॉन्फ्लिक्ट्स विद द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन. तो यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है वो स्पेशलाइजेशन के प्रिंसिपल को कॉन्फ्लिक्ट करता है. एंड ही ऑल्सो गेव अ फ्यू एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग द सेम. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि एक अकाउंटेंट है एक स्कूल के अंदर. ठीक है, एक स्कूल है उसके डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट है और अगर वो एक एजुकेटर के अंडर होगा, ये अकाउंटेंट है, एजुकेटर कोई भी, सपोज एक प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल भी एजुकेशन की फील्ड के होंगे. ठीक है, या फिर कोई वाइस प्रिंसिपल है या कोई एजुकेटर है सपोज जो इनके ऊपर है. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड के हिसाब से इसको सारे के सारे ऑर्डर्स एजुकेटर से मिलेंगे.
लेकिन अब जिसका काम है अकाउंट्स का, तो उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकलिटीज होंगी जिसके बारे में उसको फाइनेंस के लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। फाइनेंस का डिपार्टमेंट जो है, अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट जो है, उसके हिसाब वो उसको ज़्यादा गाइड कर सकता है। तो वो उसको ऑर्डर्स कैसे देंगे अगर इसका जो उसका सीनियर है वो एक एजुकेटर है, राइट। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाएगी, स्पेशलाइजेशन को प्रमोट नहीं कर रहा आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, एंड दैट्स व्हाई ही सेड दैट यूनिटी ऑफ कमांड कॉन्फ्लिक्ट्स विद द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, राइट। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर यूनिटी ऑफ कमांड कहाँ काम आना चाहिए कि अगर दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कमांड के बीच में, तो ये स्पेसिफाई करना चाहिए कि किसकी बात हमेशा माननी ही माननी है या उन दोनों में से किसकी बात ऊपर रखी जाएगी। सो ही सेड दैट इन केस ऑफ टू अथॉरिटेटिव कमांड्स conflict, there should be a single determinate person whom the subordinate is expected to obey. तो अगर दो अथॉरिटेटिव कमांड्स कन्फ्लिक्ट कर जाती हैं तो एक ऐसा पर्सन, डिटर्मिनेट पर्सन होना चाहिए जिसको सबॉर्डिनेट ने ओबे करना है। यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, ना कि हर जगह, अदरवाइज इट विल कॉन्फ्लिक्ट द कंसेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, राइट। नेक्स्ट जिन्होंने आर्ग्यू किया अगेंस्ट यूनिटी ऑफ कमांड इज F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, राइट। क्योंकि हमें पता है उन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया, ही सपोर्टेड फंक्शनल फोरमैनशिप, जिसके अंदर एक पर्सन जो है उसको 8 बॉसेस से, 8 सीनियर से जो है सुपरविजन हो रही है, उनको डायरेक्शन 8 लोगों से मिल रही है, ठीक है। इसमें से जो 4 होंगे वो फंक्शनल जो एरिया है वो देखते हैं, 4 जो है जनरल एरिया देखते हैं, राइट। सो फंक्शनल फोरमैनशिप का इन्होंने कंसेप्ट दिया, तो ऑब्वियसली ये भी जो है आर्ग्यू कर रहे हैं ही इज अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, राइट। तो ये लोग थे जिन्होंने आर्ग्यू किया अगेंस्ट यूनिटी ऑफ कमांड। नाउ लेट अस सी कि अब आज के टाइम में कौन से फैक्टर्स हैं विच आर अफेक्टिंग यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, कि यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल कहाँ किन चीज़ों की वजह से कम हो रहा है या अंडरमाइन हो रहा है। नंबर 1 इज प्लूरल हेडेड बॉडीज। नाउ देयर आर अ फ्यू बॉडीज, कुछ तरीके की ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिनका जो हेड है वो एक सिंगल पर्सन नहीं होता, मल्टीपल पर्सन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कमीशन, हमने कोई कमीशन बना दिया तो कमीशन जो होगा उस पर टॉप लेवल पे सिंगल पर्सन नहीं होगा, मल्टीपल नंबर ऑफ पीपल विल बी देयर। सिमिलरली बोर्ड्स, ठीक है, तो बोर्ड्स के अंदर भी एक पर्सन नहीं होगा, एक से ज़्यादा लोग होंगे। अगेंस्ट ब्यूरो, ब्यूरो के अंदर एक ही पर्सन होता है जो हेड होता है। कमीशन और बोर्ड्स के अंदर नंबर विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली जब हेड ऊपर के लेवल पे एक से ज़्यादा जो पर्सन है वो टॉप लेवल पे आ गए, तो जो सबॉर्डिनेट्स होंगे उनको जो ऑर्डर्स मिलेंगे, डायरेक्शंस मिलेंगी, वो एक सीनियर से नहीं, मल्टीपल नंबर ऑफ सीनियर से मिलेगी, एक से ज़्यादा नंबर ऑफ सीनियर से मिलेगी, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर एट इक्वल लेवल एट द टॉप, राइट। सेकेंड जो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है यूनिटी ऑफ कमांड का, इट इज स्टाफ एंड ऑक्सिलरी एजेंसीज। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जिससे एवोल्यूशन होती रही, तो नंबर ऑफ स्टाफ एंड ऑक्सिलरी एजेंसीज जो है वो बढ़ती रही। ओके, ये टॉपिक भी हम डिटेल में करेंगे आगे, प्रिंसिपल के अंदर ही है लाइन स्टाफ एंड ऑक्सिलरी एजेंसीज। इनकी खास बात क्या होती है, दे आर मैन्ड बाय स्पेशलिस्ट्स। ओके, अब स्पेशलिस्ट्स होंगे तो वो अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से ऑर्डर्स देंगे, तो यहाँ पर भी जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको मल्टीपल कमांड्स मिलेंगी, राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये इस तरीके की जो बॉडीज़ हैं वो अंडरमाइन करती हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ऑल्सो लेट मी टेल यू कि यूनिटी ऑफ कमांड के कई लोग अलग अलग तरीके से मतलब निकालते हैं, उसका ये मतलब भी निकालते हैं कि जितनी भी अलग अलग बॉडीज़ हैं उनको एक ही पर्सन के अंडर ले आओ, फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट के अंडर ले आओ, ठीक है। तो बट इट इज़ नॉट फीजिबल, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट। तो इसलिए जो हम मेन मतलब जो है हमारा आपके हिसाब से जो होना चाहिए, इट इज़ क्या है कि एक इंसान को, एक एम्प्लॉय को जो है एक ही उसका बॉस हो, उसको ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस एक ही पर्सन से मिले। तो इसी मीनिंग के साथ हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डील करते हैं विद यूनिटी ऑफ कमांड, राइट। नाउ इंपॉर्टेंस क्या है यूनिटी ऑफ कमांड की, हमने देख लिया क्यों जरूरी है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, मैनिपुलेशन ना हो। तो इसके रिगार्डिंग एक दो स्टेटमेंट्स हैं विच यू शुड नो। First statement is by Gulick and Urvik. They say that a man cannot serve two masters. तो कोई भी इंसान दो मास्टर को सर्व नहीं कर सकता। तो that obviously means that एक ही को सर्व कर सकता है। तो यूनिटी ऑफ कमांड को ये की सिग्निफिकेंस जो है ये स्टेटमेंट इम्प्लाई कर रही है। ओके, इन्हीं की स्टेटमेंट है नेक्स्ट क्या, दोनों की ही स्टेटमेंट है क्या, वेल मैनेज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स।
in government are almost without exception headed by single administrators. गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जिसकी मैनेजमेंट अच्छी चल रही है तो वो ज़्यादातर जो है विदाउट एक्सेप्शन वो हमेशा सिंगल हेडेड ही रही है, वो उसके जो हेड हैं वो सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर्स ही हैं। तो इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बोला कि जो गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी यूनिट्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स अच्छी चल रही हैं उन सबके जो है एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं सिंगल हैं, मतलब एक ही एडमिनिस्ट्रेटर उनका है, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी गुलिक एंड उर्विक ने ही दी है। अगेन वन मोर स्टेटमेंट, ये खाली गुलिक ने दी है, इसमें उर्विक नहीं है। क्या स्टेटमेंट है? एनी रिजिड एडहेरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड मे हैव इट्स एब्सर्डिटीज। तो अगर रिजिडली हम एक प्रिंसिपल को फॉलो करें यूनिटी ऑफ कमांड को, तो हो सकता है उसकी कोई प्रॉब्लम्स निकल के आए या कुछ अजीब सिचुएशंस जो हैं वो निकल कर आए, लेकिन बट दे आर अनइम्पॉर्टेंट इन कंपैरिजन टू द सर्टेनिटी ऑफ कंफ्यूजन, inefficiency and irresponsibility which arise from the violation of principle। वो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एक प्रिंसिपल जो है यूनिटी ऑफ कमांड पे इसको बिल्कुल रिजिडली फॉलो करें, ठीक है, मान के यही करना है, हमें ऐसे ही फॉलो करना है, तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है, तो थोड़ी अजीब हो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ सकती है। लेकिन फिर भी अगर उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का हम कंपैरिजन करें उस कन्फ्यूजन से, उस इनएफिशिएंसी से जो कि इस प्रिंसिपल को फॉलो ना करने से आएगी, तो वो एब्सर्डिटी कुछ भी नहीं होगी। कहने का मतलब कि उसको फॉलो करो, ओके। यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल जो है इट शुड बी फॉलोड। एक और स्टेटमेंट थी जो हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर ही की थी, ये वाली, ओके। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। ये स्टेटमेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट, बाय हेनरी फील्ड। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक और प्रिंसिपल है स्पैन ऑफ कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम अब करते हैं। सो स्पैन ऑफ कंट्रोल, इसके और भी नेम्स हैं जैसे कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ सुपरविजन एटसेट्रा, ये भी इसी के नेम है। अब स्पैन का मतलब क्या है? कंट्रोल, मैनेजमेंट, सुपरविजन तो हमने सुना है। स्पैन का मतलब है एक्सटेंट, लिमिट, क्या सीमा है, क्या हद है, ठीक है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब कितना एक्सटेंट है कंट्रोल का, ओके, कितना एरिया है कंट्रोल का, क्या लिमिट है, कितना कंट्रोल कोई कर सकता है। मैनेजमेंट का स्पैन मतलब कितना कोई मैनेज कर सकता है, व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ हिज मैनेजमेंट। सिमिलरली स्पैन ऑफ सुपरविजन, कितना सुपरवाइज कोई कर सकता है, राइट। तो इसका मतलब को देखते हैं, इट इज द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स और यूनिट्स ऑफ वर्क दैट एन ऑफिसर कैन पर्सनली डायरेक्ट, कंट्रोल एंड सुपरवाइज। तो एक ऑफिसर या एक कोई जो सीनियर है वो खुद पर्सनली कितना काम या फिर कितने लोगों को डायरेक्ट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है, वो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल है, वो उसका एक्सटेंट है, कितना वो सुपरवाइज कर सकता है, कितना वो मैनेज कर सकता है, कितना वो कंट्रोल कर सकता है एक सीनियर या ऑफिसर या सुपरवाइजर, राइट। डिमॉक ने इसकी डेफिनेशन दी, क्या कहा? द स्पैन ऑफ कंट्रोल इज द नंबर एंड द रेंज ऑफ डायरेक्ट habitual contacts between the chief executive of an enterprise and his principal fellow officers। तो एक जो चीफ एग्जीक्यूटिव है एक एंटरप्राइज का, वो अपने फेलो ऑफिसर्स के साथ उसके कितने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं, कम्युनिकेशन है, कितने लोगों के साथ उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं, राइट। ये है क्या? स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ दैट चीफ एग्जीक्यूटिव। सिमिलरली एक और डेफिनेशन देखते हैं लॉन्ग नेकर की। इन्होंने कहा द नंबर ऑफ इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स रिपोर्टिंग टू अ मैनेजर इज कॉल्ड एज स्पैन ऑफ कंट्रोल, राइट। तो नंबर ऑफ इमीडिएट सबऑर्डिनेट्स, ऐसा नहीं है कि बहुत नीचे लेवल पे एक हायरार्की है, हम इसकी बात कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनको वो डायरेक्टली मैनेज नहीं कर रहे, तो वो स्पैन ऑफ कंट्रोल नहीं होगा, जो वो इमीडिएट होना चाहिए इसके अंडर जो आ रहे हैं, राइट, दैट इज उस पर्सन का स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो ये कुछ डेफिनेशंस हो गई। नाउ टाइप्स देखते हैं, मतलब ऑब्वियस है फिर भी मैंने यहाँ पे कवर की है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल है तो वाइड होगा या आपका नैरो होगा, ठीक है। तो वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स दैट अ मैनेजर कैन सुपरवाइज एंड इफेक्टिवली कंट्रोल अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट अ टाइम। तो एक टाइम पे, स्पैन का क्या मतलब था? एक्सटेंट, हद। तो वाइड मतलब ज़्यादा है, ठीक है। तो वो ज़्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकता है, वो ज़्यादा लोगों को सुपरवाइज कर सकता है, ठीक है। स्पैन ऑफ नैरो क्या हो जाएगा कि मैनेजर कैन सुपरवाइज स्मॉलर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट अ टाइम। अगर वो कम लोगों को जो है कंट्रोल कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है, मैनेज कर सकता है, तो वो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। इसके डायग्राम्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बनाने हों, तो अगर मैं ये एक सुपरवाइजर ले रही हूँ, स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड का मतलब है कि अगर ये सपोज
6 पीपल को सपोज ये जो है हमारा मैनेज कर सकता है, इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है। तो ये हो गया हमारा वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो आप देख सकते हो ये कितना वाइड हो गया, ठीक है, दिस इज वाइड। नैरो में क्या होगा, सपोज एक सुपरवाइजर 3 लोगों को ही कर सकता है मैनेज। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो ये जो हो गया ये नैरो हो गया, एक्सटेंड कम हो गया ना, दिस इज नैरो, दिस इज वाइड, राइट। तो दीज आर टाइप्स ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, वेरी इजी, बट कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कुछ रहना नहीं चाहिए, तो आई एम कवरिंग ओवर हियर। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल, कि स्पैन ऑफ कंट्रोल किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है। तो नंबर 1 इज नेचर ऑफ वर्क और फंक्शन। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर या फिर जो सुपरवाइजर है उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस तरीके का काम कर रहे हैं। अब सपोज जो काम है वो डेली सेम काम होता है, ठीक है, और सब लोगों ने सेम काम करना है, तो क्या होगा, जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो ज़्यादा हो जाएगा। मैंने यहाँ पर स्पैन ऑफ कंट्रोल के लिए SOC भी लिखा है शॉर्ट में, ठीक है। सो अगर जो नेचर ऑफ वर्क है, काम है, वो ईजी है, आसान काम है, रूटीन काम है जो डेली करते हैं, मैकेनिकल है, मशीन ही चलानी है, उसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, होमोजेनियस वर्क है। होमोजेनियस वर्क मतलब कि सपोज एक के अंडर 5 एम्प्लॉयज़ हैं, 5 की 5 एम्प्लॉयज़ सेम काम कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं, तो जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है ज़्यादा हो जाएगा। तो एक एक जो सीनियर है वो ज़्यादा लोगों को संभाल सकता है, क्योंकि इजी काम है, सेम काम कर रहे हैं सब, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो अपने ऊपर लेके देख लो कि आप ज़्यादा स्टूडेंट्स को कब संभाल पाओगे, आप ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को कब संभाल पाओगे। अगर सब सेम काम कर रहे हैं, काम आसान है, तब ज़्यादा लोगों को संभाल पाओगे, ठीक है। अगर काम जो है वो डिफिकल्ट है, नॉन रूटीन है, मतलब किसी दिन कुछ काम है, किसी दिन कुछ काम है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल है जिसमें दिमाग बहुत लगेगा, हेट्रोजीनियस है, कोई एक पर्सन को से कोई और काम करवाना है, दूसरे पर्सन से कोई और काम करवाना है, तो आपका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है इट विल बी लेस। तो आप कम लोगों को जो है कंट्रोल या सुपरवाइज कर पाओगे। सेकेंड फैक्टर जो आपका आता है इट इज़ टाइम। टाइम का मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ काम हो रहा है वो कितनी पुरानी है, ठीक है। तो अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ओल्ड होगी, पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मतलब क्या है कि काफ़ी टाइम से ऑर्गेनाइजेशन चलती आ रही है, तो वो स्टेबल होगी, वहाँ का जो सिस्टम है ऑलरेडी सेट होगा, सारे प्रैक्टिसेस सेट होंगी, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो होगा ज़्यादा होगा, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा लोगों को कंट्रोल सुपरवाइज कर सकते हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन न्यू है तो वहाँ सारे सिस्टम सेट करने पड़ेंगे, हो सकता है कोई एकदम से प्रॉब्लम आ जाए जो पहले कभी ना आई हो, ठीक है, तो आपको चैलेंजेस जो होंगे वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होंगे, तो आपका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा न्यू ऑर्गेनाइजेशन में, आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल इट विल बी लेस और इट विल बी नैरो, राइट। नाउ सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट फैक्टर देखें इट इज़ प्लेस ऑफ वर्क। अगर सुपरवाइजर और सबॉर्डिनेट्स एक ही जगह पर हैं, एक ही रूफ के अंडर हैं, मतलब एक ही ऑफिस में सीनियर भी है और उसके जूनियर भी हैं, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल विल बी मोर। लेकिन अगर आपका सुपरवाइजर और सबॉर्डिनेट अलग अलग ऑफिस में है, सपोज कोई डिस्टेंस है, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा हो, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो लेस हो जाएगा। आसान कब होगा, जब एक ही रूफ के अंडर है ना। तो अगर जहाँ आसान होगा वहाँ पे जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो ज़्यादा होगा या वाइड होगा। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि उर्विक जो है उन्होंने एक डिस्टिंक्शन किया बिटवीन डायरेक्ट सुपरविजन एंड एक्सेस टू बॉस, ठीक है। डायरेक्ट सुपरविजन का मतलब है कि जो सीनियर है, जो बॉस है, वो पर्सनली खुद एक एक के काम को सुपरवाइज कर रहा है। एक्सेस का मतलब है कि आप बॉस से बात कर सकते हो, आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम आती है आप उनको रीच कर सकते हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है आपको डायरेक्टली सुपरवाइज करेगा। तो बस यहाँ पे ये बताना चाहिए किसने डिस्टिंक्शन करी, ठीक है। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसे स्टेटमेंट आ जाए कि दैट हु मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट सुपरविजन एंड एक्सेस टू बॉस, सो इट वाज उर्विक, राइट। नाउ नेक्स्ट फैक्टर आता है पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी सुपरवाइजर की भी हो सकती है, सुपरवाइजर की भी हो सकती है, बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है। सुपरवाइजर अगर एनर्जेटिक है, ठीक है, चैलेंजेस को हेड ऑन लेता है, पंक्चुअल है, मतलब उसमें सारे अच्छे लीडर की क्वालिटीज़ हैं, तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा, वह ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर सुपरवाइजर जो है वो खुद ढीला ढाला है, ही इज़ लेजी, ठीक है, काम नहीं लेता, इनिशिएटिव नहीं लेता, तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा, वो ज़्यादा नहीं होगा। सिमिलरली सुपरवाइज मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एनर्जेटिक हैं, अच्छे हैं, वेल ट्रेन हैं, तो आप ज़्यादा लोगों से काम ले सकते हो क्योंकि वो ऑलरेडी एक्टिव होंगे। अगर आपके अंडर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो थोड़े लेज़ी हैं, उनको बिल्कुल फ्रेश हैं, उनको ट्रेनिंग नहीं मिली हुई, वेल ट्रेन नहीं है, तो क्या होगा, आपको
ज़्यादा स्पैन ऑफ कंट्रोल आप नहीं दे पाओगे, उन पर टाइम बहुत लगेगा, तो आप कम लोगों को जो है संभाल पाओगे, राइट। सिमिलरली टेक्निक ऑफ सुपरविजन, अब सुपरविजन क्लोज है या फिर सुपरविजन जो है वो क्लोज नहीं है। क्लोज का मतलब है कि एक एक चीज़ को आपने देखना है, एक एक चीज़ चेक करनी है। अब आपने एक एक चीज़ चेक करनी होगी तो आप कम लोगों की चेक कर पाओगे, लेकिन अगर आपने ज़्यादा क्लोज नहीं करनी, नॉर्मल सिर्फ ऊपर ऊपर से देखने के हाँ कर दिया कि नहीं कर दिया, तो आप ज़्यादा लोगों का काम देख पाओगे, राइट। तो आप खुद पे लेकर, खुद से रिलेट करके ये चीज़ को, इन फैक्टर्स को देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईजी है पर इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप विद हायरार्की। किसकी रिलेशनशिप? स्पैन ऑफ कंट्रोल की रिलेशनशिप, राइट। तो अब नंबर ऑफ लेवल्स इन अ हायरार्की डिपेंड्स अपॉन स्पैन ऑफ कंट्रोल और कंट्रोल ऑफ सुपीरियर ऑफिसर। तो एक स्पैन ऑफ कंट्रोल पे जो है हायरार्की के लेवल्स डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं? अगर आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होगा, नैरो का मतलब क्या है कि एक एम्प्लॉय जो है उसके, एक जो सीनियर है उसके अंडर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जिनको वो डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहे हैं वो कम है, तो आपकी टॉल हायरार्किकल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, टॉल होगा, ठीक है, क्योंकि ये कम कर रहा है तो इसका मतलब हर एम्प्लॉय के अंडर जो है वो हर सुपीरियर के अंडर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कम है, तो जो नंबर ऑफ लेवल्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो आपका जो स्ट्रक्चर है टॉल हो जाएगा। अब अगर लार्जर स्पैन ऑफ कंट्रोल है, मतलब एक एम्प्लॉय ज़्यादा लोगों को संभाल रहा है, ठीक है, अगर एक ज़्यादा संभाल रहा है और ये भी बहुत ज़्यादा को संभाल रहा है सपोज, तो वो फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा ये आप देख सकते हैं फ्लैट हो जाएगा ऐसे, और अगर नैरो है तो ये टॉल हो जाएगा, आपका ट्राइंगल ऐसे बनेगा, हायरार्की ऐसे बनेगी। अगर नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, लार्ज स्पैन ऑफ कंट्रोल है, तो फ्लैट हो जाएगा स्ट्रक्चर, राइट। सो इसलिए हम कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, द रिलेशनशिप बिटवीन स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड हायरार्की इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक ज़्यादा है तो दूसरा कम होगा, दूसरा ज़्यादा है तो पहले वाला कम होगा, ऑपोजिट इन ये चलेगा इनका सिस्टम, राइट। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज ग्राइकोनस फॉर्मूला। तो जो स्पैन ऑफ कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पैन ऑफ अटेंशन। स्पैन ऑफ अटेंशन का कॉन्सेप्ट दिया था V.A. ग्राइकोनस ने, ही वॉज अ फ्रेंच मैनेजमेंट कंसल्टेंट। स्पैन ऑफ अटेंशन क्या है? रेंज ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी एंड अटेंशन। इन्होंने कहा कि हम ह्यूमंस हैं, हमारी लिमिट्स हैं ब्रेन की, अटेंशन की, तो हम सब चीज़ों पे इक्वल अटेंशन नहीं दे सकते। हमारी अटेंशन का एक स्पैन है, एक रेंज है, एक एक्सटेंट है, ठीक है, कि हम कितनी 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 चीज़ों पे हम अटेंशन दे सकते हैं। इसी से जो कॉन्सेप्ट डिराइव हुआ स्पैन ऑफ कंट्रोल का। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? स्पैन ऑफ कंट्रोल भी स्पैन ऑफ अटेंशन ही है, अप्लाइड टू द जॉब ऑफ अ सुपरविजन, ठीक है। सुपरवाइजर के रोल पे अगर हम स्पैन ऑफ अटेंशन लगा दें, ठीक है, अप्लाई कर दें, तो वो क्या हो गया? स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक सुपरवाइजर का स्पैन ऑफ अटेंशन, कितने लोगों को वो अटेंशन दे सकता है, अटेंड कर सकता है, दैट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। यही होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट जो है लिया गया, ठीक है। अब ग्राइकोनस ने क्या कहा? ग्राइकोनस ने क्या कहा? वाइल द, ये स्पैन ऑफ कंट्रोल के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, while the number of subordinates reporting directly to an executive increases arithmetically, the number of potential relationship increases geometrically. ओके तो यहाँ पर जब हम अटेंशन की बात कर रहे हैं या सुपरविजन की बात कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू ग्राइकोनस एक सुपरवाइजर जो है वो सिर्फ डायरेक्ट उसके अंडर जो लोग हैं उनको नहीं सुपरवाइज करता, बल्कि उनकी आपसी रिलेशंस को भी सुपरवाइज करता है। तो जो अगर सपोज मेरे अंडर 2 सबॉर्डिनेट हैं, तो वो सबॉर्डिनेट तो 2 हैं, उनको डायरेक्ट, वैसे तो मैंने 2 लोगों को सुपरवाइज करना है, पर उनकी आपस की जो रिलेशनशिप्स भी बहुत ज़्यादा होंगी। अब 2 से अगर मेरा एक और मेरे अंडर एक एम्प्लॉय आ गया, तो लोग तो नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो तो 3 हो गए, पर जो रिलेशनशिप्स बढ़ेंगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, वो एक रिलेशनशिप नहीं बढ़ेगी, वो ज़्यादा बढ़ेगी। इसको हम करके देखते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला देखते हैं और इसको अप्लाई करके देखते हैं, राइट। तो आपको अच्छे से समझ आएगा ना। फॉर्मूला क्या है? देखो इन्होंने क्या बोला कि एक सुपरवाइजर को खाली नंबर ऑफ पीपल नहीं मैनेज करने होते, उनकी आपसी भी रिलेशनशिप्स भी मैनेज करनी होती हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स जो मैनेज करनी है उसका उन्होंने फॉर्मूला दे दिया, n 2 की पावर n/2 प्लस n-1। इसको हम लिख सकते हैं n 2 की पावर n/2 प्लस n-1। दिस इज द फॉर्मूला गिवन बाय ग्राइकोनस। ये फॉर्मूला भी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, कई साल पहले, आई थिंक 16 या 15 के अंदर।
राइट। अब यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू सुपरवाइजर। ठीक है, अब सपोज आप इसको हम करके देखते हैं। सपोज जो A है वो सुपरवाइजर है, राइट, और उसके अंडर दो सबॉर्डिनेट हैं, सबॉर्डिनेट X और सबॉर्डिनेट Y। ओके, तो n क्या है हमारा, नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू सुपरवाइजर। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 2। ओके, अब हम इस फॉर्मूले में 2 की वैल्यू पुट करते हैं। तो n इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया 2 की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस 1, यही हो गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 इज 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, 4 डिवाइड बाई 2 इज 2, तो 2 प्लस 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6। आपकी वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। लोग कितने थे, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे लोग कितने थे, जो हमारे अंडर काम थे, सबॉर्डिनेट्स कितने थे, 2 थे, एक्स और वाई। पर सुपरविजन कितनी चीज़ों की, कितनी नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स की करनी है, ये फॉर्मूला क्या कैलकुलेट करता है, नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स। 6 रिलेशनशिप्स को जो है सुपरवाइज करना है। अब ये 6 रिलेशनशिप्स कौन कौन सी हैं, लेट मी शो यू। इतना डिटेल में वैसे करते नहीं है, पर ये आना चाहिए बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ओके, तो ए था। अब देखो, एक तो ए मैनेज करेगा एक्स को डायरेक्टली, राइट, एक मैनेज करेगा ए वाई को डायरेक्टली। 2 रिलेशनशिप्स आपकी ये होगी। फिर एक ए देखेगा एक्स की वाई के साथ रिलेशनशिप, और एक ए देखेगा वाई की एक्स के साथ रिलेशनशिप। इस फॉर्मूले की खास बात यह है कि एक्स की वाई के साथ रिलेशनशिप अलग है, वाई की एक्स के साथ रिलेशनशिप अलग है। ठीक है, सपोज आप 2 फ्रेंड्स हैं, राम एंड श्याम। हो सकता है कि उनके आपस में ना बनती हो, मतलब राम को लगता हो कि श्याम गंदा है, पर श्याम का मन साफ हो, तो इनको वो जो रिलेशनशिप है वो दोनों के पर्सपेक्टिव से देखता है ग्राइकोनस। तो ऐसा नहीं है कि एक्स वाई की रिलेशनशिप आपने एक बार काउंट कर ली, एक्स की वाई के साथ रिलेशनशिप अलग है, वाई की एक्स के साथ रिलेशनशिप अलग है। 2 ये हो गई आपकी। ओके, तो 2 ये हो गई, 2 ये हो गई। अब क्या है, ग्रुप रिलेशनशिप, डायरेक्ट ग्रुप रिलेशनशिप, मतलब ए की एक्स के साथ रिलेशनशिप जब वहाँ पे वाई भी प्रेजेंट है, इन प्रेजेंस ऑफ वाई। सिमिलरली ए की वाई के साथ रिलेशनशिप इन प्रेजेंस ऑफ एक्स। जो स्टार्टिंग में थी वो अकेले में थी कि मैं अपने ऑफिस में अकेले बैठी हूँ, मेरे सामने एक्स आया तो मैं उसको कैसे ट्रीट कर रही हूँ। दूसरी रिलेशन लास्ट में यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि मैं अपने ऑफिस में अकेले बैठी हूँ, मैं एक्स से कैसे ट्रीट कर रही हूँ जब वहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं। तो ये रिलेशनशिप को वो अलग काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 + 2 + 2, यहाँ पे 6 आपका आंसर आ गया। तो लोग थे हमारे 2, लेकिन उनकी रिलेशनशिप्स अगर हम टोटल काउंट करें तो वो फॉर्मूले से निकल के 6। सिमिलरली अब 2 की जगह अगर 3 हो जाएंगे, एक्स वाई की जगह एक जेड भी आ गया, तो नंबर ऑफ पीपल तो 3 हुए, ठीक है, तो एक ही बढ़ा, लेकिन जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आई थिंक 16 आप फॉर्मूला में अप्लाई करके देख सकते हैं, 16 शायद रिलेशनशिप्स हो जाएंगे, 16 या 18 इसकी कैलकुलेशन आएगी, राइट। तो जो नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स बढ़ेगा वो अरिथमेटिकली नहीं, ज्योमेट्रिकली बढ़ेगा। ये बात कही ग्राइकोनस ने, एंड दिस इज ग्राइकोनस फॉर्मूला। ठीक है, समझ आए तो वेल एंड गुड। अगर वैसे अब आ जाना चाहिए आपको, थोड़ा दोबारा आप वीडियो को देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन यहाँ से फॉर्मूला से पूछा जाएगा, एन क्या चीज़ है, डायरेक्ट रिलेशनशिप से यहाँ से पूछी जाएंगी, स्पैन ऑफ अटेंशन किसने दिया, ग्राइकोनस ने दिया, यहाँ से पूछा जाएगा। Okay, so this was a very important concept, very interesting concept which is called Greikinus formula. Psychology का concept था starting में span of attention, उसको हमने apply किया public administration के field के अंदर। Now let us talk about span of control की limit। अब span of control क्या है, extent है, कितना control कर सकता है एक supervisor। तो अलग अलग views हैं इसके ऊपर अलग अलग लोगों के कि कितना एक normally span of control होना चाहिए, कितना एक्सटेंट होना चाहिए, कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक सुपरवाइजर को यूजुअली मैनेज करना चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए। तो अलग अलग व्यूज़ हैं, और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है मैच द फॉलोइंग करके, या फिर वैसे नॉर्मली कि कितना बताया, कितना, सपोज ग्राइकोनस ने कितना कहा कि स्पैन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। सो फर्स्ट इज सर इयान हैमिल्टन। इन्होंने कहा कि नॉर्मली स्पैन ऑफ कंट्रोल शुड बी 3 to 4 एम्प्लॉयज़, मतलब एक सुपरवाइजर 3 या 4 लोगों के बीच में जो है एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर सकता है डायरेक्टली।
उसके बाद ग्राइक्विनस, जिन्होंने ग्राइक्विनस फॉर्मूला दिया था, उन्होंने 6 लोग कहे, 6 पीपल कैन बी मैनेज। अब ये तो डायरेक्ट लोग हैं, अगर हम इसको अप्लाई करें उस फॉर्मूला में जो कि है n2 की पावर n/2 प्लस n-1, इसमें आप इसको n की वैल्यू 6 पुट करोगे तो ये बहुत ज़्यादा जो नंबर है आपका निकल के आएगा। कई 100 में, आई थिंक 222 शायद, पता नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है आपका नंबर निकल के आएगा। तो नंबर ऑफ पीपल जो है वो 6 हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी, 200 से भी ज़्यादा रिलेशनशिप्स हैं मैनेज करेंगे, क्योंकि उनकी आपसी रिलेशनशिप्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी। उसके बाद है लॉर्ड हेल्डेन एंड ग्राहम वेल्स या वेल्स, जो भी है ये, उन्होंने कहा 10 to 12 सबॉर्डिनेट्स को एक सुपरवाइजर मैनेज कर सकता है। तो जो नॉर्मली है स्पैन ऑफ कंट्रोल की लिमिट, इट शुड बी 10 to 12। उसके बाद क्या है, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने कहा कि जो नॉर्मल स्पैन ऑफ कंट्रोल है उसकी लिमिट होनी चाहिए 9 एम्प्लॉयज़। तो एक सुपरवाइजर इफेक्टिवली एफिशिएंटली 9 एम्प्लॉयज़ को जो है मैनेज कर सकता है। देन केम लिंडॉल उर्विक, उन्होंने 2 बात बोली कि अगर हायर लेवल है, काम मुश्किल है या फिर हायरार्की का हाई लेवल पे बात हो रही है, तो 5 to 6 एम्प्लॉयज़ जो है मैनेज कर सकता है एक सुपरवाइजर डायरेक्टली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। लेकिन अगर लोअर लेवल ऑफ हायरार्की, यहाँ की बात हो रही है, लोअर लेवल की बात हो रही है, जहाँ पे काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इंटेलेक्चुअल नहीं है, रूटीन है, ईजी है, वहाँ पर a supervisor can supervise the work of 8 to 12 employees, 8 to 12 subordinates। तो ये लिमिट्स हैं जो आपको नाम के साथ लर्न करनी है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। सो हमने 2 जो है कॉन्सेप्ट्स किए हैं, यूनिटी ऑफ कमांड एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल, राइट। ईजी लगता है, ईजी है भी, बुक्स में कई बार 1-2 पेज में भी कवर हो जाता है, बट स्टिल जो है स्टूडेंट्स क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। ये सभी प्रिंसिपल्स के साथ है, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम मूविंग वेरी स्लोली। इनको हम बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो मेक श्योर यू टेक दीज लेसन्स वेरी सीरियसली, टेक दिस प्रिंसिपल्स वेरी सीरियसली, ताकि क्योंकि जब स्टूडेंट्स को लगता है कि यूनिट 1 यूनिट 2 उनकी स्ट्रेंथ है, बट उसी में वो जो क्वेश्चंस हैं वो गलत करके आते हैं। सो मेक श्योर कि आप इसको एक्चुअल में अपने जो है स्ट्रेंथ बनाएं, ओके। इनसे प्रिंसिपल्स को आप इतने अच्छे से कर लें कि आपके कोई क्वेश्चन गलत ना हो। और अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो उसके लिए भी ये जो प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर योर बेस, ओके। सो मेक श्योर यू कवर दीज very nicely, very effectively, very attentively, right? So that's it for today's lesson. Thank you so much for watching, and I'll see you super soon. Till then, keep preparing well, keep preparing smart, and take care.